यूनाइटेड किंगडम, वो सुपर पावर जिसने पूरे सब कॉन्टिनेंट पर 200 साल तक हुकूमत की और जो एक ज़माने में दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर मुल्क हुआ करता था, आज उसका हाल ये है कि वो अपनी जीडीपी का 99% कर्जा ले चुका है। एक वक्त था जब पूरी दुनिया यूके की लाइफस्टाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर से इंस्पायर होती थी, और अब हाल ये है कि इंडिया, पाकिस्तान और बहुत से मुल्कों से अरबों रुपए लूटने के बावजूद यूके की हालत इतनी खराब हो गई है कि एक नॉर्मल वेज पे काम करने वाला इंसान सेव नहीं कर सकता। The picture across England is not much better. Food prices soared 13.6% in the last 12 months, and record housing costs are piling pressure on UK households. जिस घर को लेने के लिए 5 साल का वक्त लगता था, वो आज एक ख्वाब बन गया है। हेल्थ केयर का इतना बुरा हाल हो गया है कि हॉस्पिटल्स में 47,000 नर्सेस की कमी हो चुकी है। और अगर बात कर्जे की करें तो वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यूके अपनी जीडीपी का 99.5% कर्जा ले चुका है। यहाँ तक कि यूके का पॉलिटिकल सिस्टम भी इतना अनस्टेबल हो गया है कि पिछले 6 सालों में यूके में 6 प्राइम मिनिस्टर्स बदल चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे 200 साल तक सुपर पावर बने रहने के बावजूद यूके की इतनी बुरी हालत हो गई। आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी गलतियां की जिनकी वजह से उनकी इकॉनमी पाकिस्तान जैसे मुल्क से भी बदतर हो रही है, और इस सब से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा या नुकसान है, जानेंगे इस वीडियो में। Is the Great Britain really that great? More people in the UK were pushed into poverty from rate hikes. The economy is shrinking and the latest economic data does not look good. The UK's cost of living crisis will cause thousands of premature deaths. यूके की डाउनफॉल की कहानी शुरू होती है 2016 में, जब यूके ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने का फैसला किया, और इस अलग होने के प्रोसेस को कहते हैं ब्रेक्सिट, with the slogan of give our country back. The UK has voted to leave the European Union. We got our country back. Well, the Vote Leave side presented a very optimistic view of what the British economy would look like after Brexit. ये ब्रेक्सिट सपोर्टर्स का नारा था, और उनका कहना था कि यूके को यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ब्रेक्सिट के बाद, यानी यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद, यूके की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, लेकिन यहाँ यूके को लेने के देने पड़ गए। ब्रेक्सिट को और डिटेल में समझने के लिए पहले हम यूरोपियन यूनियन के बैकग्राउंड को समझेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप के कुछ लीडर्स ने ये फैसला किया कि अगर हर यूरोपियन कंट्री अलग अलग काम करेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा और मुल्क का डिफेंस में पैसा बर्बाद होगा, क्योंकि उस वक्त यूरोप के छोटे छोटे मुल्क अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी और ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे या वेस्ट कर रहे थे। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला 1952 में, जब बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्समबर्ग और नीदरलैंड ने मिलकर बनाई यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, जिसका बाद में नाम पड़ा यूरोपियन यूनियन। इस यूनियन ने ट्रेड और डिफेंस में सब कंट्रीज को म्यूचुअल फ़ायदा दिया, जिसकी मिसाल ऐसे ले लें कि इटली का एक छोटा बिजनेसमैन अब अपनी प्रोडक्ट को फ्रांस या बेल्जियम जैसे मुल्कों में बगैर किसी टैक्स के बेच सकता है। और इन्हीं ट्रेड और डिफेंस बेनिफिट्स को देखते हुए यूरोपियन यूनियन में 27 मुल्क शामिल हो गए, जिनमें से एक यूके भी था। यूरोपियन यूनियन में एक हिस्सेदार बनने के 3 फायदे हैं। पहली, EU सिटीजनशिप। किसी भी यूरोपियन यूनियन में रहने वाला कोई भी इंसान दूसरी यूरोपियन यूनियन कंट्री में ट्रैवल कर सकता है और वहाँ पर जाकर रह सकता है बगैर किसी अप्रूवल या वीज़ा के। दूसरा मेन फ़ायदा है सेकंड मार्केट एक्सेस, जिससे यूरोपियन यूनियन के बिजनेसमैन दूसरे EU कंट्री में टैक्स फ्री अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। और तीसरा, निगोशिएशन पावर। अगर यूरोपियन यूनियन का कोई भी छोटा मुल्क पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहता है तो पाकिस्तान उन पर मुंह मांगा टैक्स इम्पोज कर सकता है, लेकिन अगर वो छोटा सा मुल्क यूरोपियन यूनियन का पार्ट है तो पाकिस्तान को उस मुल्क से भी एज पर EU पॉलिसी डील करना पड़ेगा। अब दिमाग में ये सवाल आता है कि इतने सब बेनिफिट्स होने के बावजूद आखिर यूके ने EU को क्यों छोड़ा, जिसके प्राइमरी फिर से 3 रीजंस हैं। पहला ये कि यूके को लगा कि EU उनका फ़ायदा उठा रहा है, जिसकी एग्जांपल ये है कि 2012 से 16 के दरमियान ब्रिटिश फिशरमैन ने 9 लाख टन फिश यूरोपियन यूनियन के मुख्तलिफ मुल्कों से पकड़ी, जबकि EU के फिशरमैन ने खाली यूके से 70 से 75 लाख टन मछली पकड़ी। दूसरी रीज़न ये थी कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे पोलैंड,
हंगरी के लोग यूके में आकर सेटल होने लगे और देखते ही देखते उनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा हो गई, जिससे यूके के लोगों को लगा कि ये उनकी जॉब्स खा रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, यूके में 7 में से 1 इंसान किसी दूसरे मुल्क से बिलोंग करता है। 2023 के सेंसस के मुताबिक यूके की आबादी का 14% से ज़्यादा लोग दूसरे मुल्कों में पैदा हुए हैं, जो कि तकरीबन 9.6 मिलियन लोग बनते हैं, और जिनमें से 1.6 मिलियन सिर्फ पाकिस्तानी। तीसरी वजह की तरफ बढ़ते हैं कि यूके को लगा वो खुद यूएस, चाइना और इंडिया जैसे मुल्कों के साथ डील कर सकता है ऑन बेटर टैक्स रेट्स देन ईयू। इसलिए 23 जून 2016 को ब्रेक्सिट अनाउंस हुआ। जो बिजनेसेस ईयू का पार्ट होते थे वो इजीली 27 मुल्कों में चीज़ें बेच सकते थे, लेकिन अब यूके को इन सब कंट्रीज़ के रूल्स, रेगुलेशंस और बैरियर्स फेस करना पड़े। यूके की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो एक सर्विस ड्रिवन इकॉनमी है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन। जैसे पाकिस्तान अपनी आईटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है, वैसे ही यूके फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। यूके की इकॉनमी ज़्यादातर सर्विसेज पे चलती है, मेजरली फाइनेंशियल एंड एजुकेशन, और जब भी ग्लोबल रिसेशन आता है तो सबसे पहले ये सेक्टर्स गिरते हैं। The Office for National Statistics has revealed the pandemic led to a 9.9% drop in the country's GDP over 2020. और इसलिए ब्रेक्सिट के बाद उनकी सर्विसेज को हैवी लॉस हो रहा है। अगर हम यूके के 7 साल की हिस्ट्री देखें तो वहाँ पर 6 प्राइम मिनिस्टर्स बदल चुके हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी गिर रहा है और चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। Food prices soared 13.6% in the last 12 months, and record housing costs are piling pressure on UK households. और इसी सब में सर्विसेज के डाउनफॉल की वजह से लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ रही और लोग अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इस पूरी रियल लाइफ एग्जाम्पल से पाकिस्तान को ये सीखना चाहिए कि सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री पर डिपेंड करना बहुत रिस्की है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी मुल्क की डेवलपमेंट और इकॉनमी को बूस्ट करने में उतना ही हेल्प करती है जितना सर्विसिंग इंडस्ट्री, और इससे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों को रोजगार मिलता है। यूके ने सिर्फ सर्विसेज पे फोकस करके बड़ी गलती की। उनकी 81% जीडीपी सिर्फ सर्विस पे बेस्ड थी, और जब ब्रेक्सिट के बाद ग्लोबली सर्विसेज सेक्टर स्लो हुआ तो यूके की इकॉनमी क्रैश होने लगी, और सोने पे सुहागा कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर ने कर दी। It's been revealed COVID-19 has dealt the UK's economy its biggest blow in more than 300 years. The Office for National Statistics has revealed the pandemic led to a 9.9% drop in the country's GDP over 2020. The actions we have taken to sanction Putin's regime are not cost-free for us at home. The invasion of Ukraine presents a risk to our recovery, as it does to countries around the world. We should be in no doubt. Behind Putin's invasion is a dangerous calculation. ब्रेक्सिट के बाद यूरोपियन यूनियन के 2 लाख लोग यूके छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से आज यूके में 8 लाख नौकरियां खाली हैं, और इसका सबसे ज़्यादा असर हुआ ट्रांसपोर्ट और हेल्थ केयर सेक्टर्स में, जिसकी वजह से रोड्स पे ड्राइवर्स और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और नर्सेज की कमी हो गई है। अब देखना ये है कि यूके की नई हुकूमत इन मुश्किलों से कैसे निकलती है। क्या वो भी अपने एजुकेशन, एक्सपोर्ट और फाइनेंशियल सर्विसेज के ज़रिए ही अपना मुल्क बचाएंगे, या मैन्युफैक्चरिंग की तरफ फोकस करेंगे? ये जवाब तो हमें आने वाले चंद सालों में ही मिले। अगर आपको हमारी ये वीडियो और रिसर्च अच्छी लगी है तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक के लिए अयान राइल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।